जब भी हम भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो जुबान पर मौर्य, गुप्त या मुगल जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या कभी एक ऐसे राजवंश के बारे में सोचा है जिसने लगभग 4 सदियों तक दक्कन पर हुकूमत की, जिनके जहाज रोम तक व्यापार करते थे? शायद नहीं। और बस यही एक बात सातवाहनों को इतिहास की सबसे दिलचस्प अनसुनी कहानियों में से एक बना देती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। कुछ पुराने ग्रंथों को माने तो ये शासनकाल 450 साल तक का था। जरा सोचिए, ये भारत के कई जाने माने साम्राज्यों से भी कई ज्यादा लंबा वक्त है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये लोग इतिहास के पन्नों में इस तरह गुमनाम क्यों हो गए? और यही सवाल सातवाहनों को एक बहुत ही दिलचस्प पहेली बना देता है। तो चलिए, आज हम मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं और दक्कन के इन भूले बिसरे सम्राटों की कहानी को जानते हैं। देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी किसी दूसरे के पतन से ही शुरू होती है। जब ताकतवर मौर्य साम्राज्य बिखर रहा था तो पूरे भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन बन गया था। दक्कन का विशाल पठार भी एक नए शासक का इंतजार कर रहा था। और बस इसी मौके पर इतिहास के मंच पर एंट्री होती है सातवाहनों। अच्छा, अब कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। ये सातवाहन आखिर आए कहां से थे? हमारे पुराने ग्रंथ यानी पुराण कहते हैं कि वे आंध्र थे, जो आज के आंध्र प्रदेश की तरफ इशारा करता है। लेकिन उनके सबसे पुराने सिक्के और शिलालेख मिले हैं महाराष्ट्र में। मतलब सबूत दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इस बहस के बीच एक नाम है जो बिल्कुल साफ है, सिमुक। यही वो शख्स था जिसने इस राजवंश की नींव रखी थी। उसने मौर्यों के पतन से जो उथल पुथल मची थी उसका फायदा उठाया और प्रतिष्ठान यानी आज के पैटर्न को अपनी राजधानी बनाकर दक्कन में एक नए पावर सेंटर की शुरुआत कर। सिमुक ने जिस नींव को रखा था उस पर उनके आने वाली पीढ़ियों ने एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया। ये कहानी है उनके पहले महान विस्तार की और फिर पतन के अंधेरे से एक जबरदस्त वापसी की। इस वंश के पहले महान राजा हुए शातकर्णी प्रथम। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती बल्कि खुद को दक्षिणापथपति की उपाधि दी, जिसका मतलब था दक्षिण के रास्ते का स्वामी। अपनी ताकत का डंका बजाने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान किए। और शायद सबसे अनोखी बात यह है कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी रानी नागानिका ने राजपाट संभाला। ये उस जमाने में महिलाओं के ऊंचे दर्जे का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन महान राजाओं के बाद अक्सर एक खामोशी का दौर आता है। अगली एक सदी तक सातवाहन साम्राज्य जैसे ठहर सा गया। हाँ, राजा हॉल जैसे कवि राजा भी हुए जिन्होंने कला को बहुत बढ़ावा दिया, पर राजनीतिक तौर पर उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। और सातवाहनों की यही कमजोरी उनके सबसे बड़े दुश्मनों यानी शकों के लिए एक खुला न्योता थी। शक राजा नहपान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एक के बाद एक सातवाहनों के इलाके छीन लिए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि इस महान साम्राज्य का अंत बहुत करीब है। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी एक नायक का जन्म होता है। और वो नायक थे गौतमीपुत्र शातकर्णी। उन्होंने अपनी मां का नाम अपने नाम से पहले लगाया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। उनका बस एक ही मकसद था, शकों को खदेड़ना। उन्होंने नहपान को एक फैसलेकुन लड़ाई में हराया और फिर कुछ ऐसा किया जो उनकी जीत का सबसे बड़ा ऐलान था। उन्होंने नहपान के हजारों सिक्कों पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें वापस बाजार में चलवा दिया। उनकी मां गौतमी बलश्री ने एक शिलालेख में अपने बेटे की जीत का जिक्र किया। उसमें उन्हें शकों, यूनानियों और पार्थिनों का नाश करने वाला बताया गया। और यह भी लिखा गया कि उनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, जो इस बात का प्रतीक था कि उनका साम्राज्य कितना विशाल हो चुका था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने साम्राज्य को जिस बुलंदी पर पहुंचाया था उसे वहां बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। उनके बाद का दौर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ा, जिसमें कुछ राजनीतिक समझौते हुए और गौरव का एक आखिरी पल भी आया। गौतमीपुत्र के बेटे पुलवामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पिता की विरासत को संभाले रखना। लेकिन दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए थे। उज्जैन में शक एक नए और ज्यादा ताकतवर राजा रुद्रदामन प्रथम के नेतृत्व में फिर से सिर उठा रहे थे। शिलालेख बताते हैं कि रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार हराया। इस लगातार चलती लड़ाई को खत्म करने के लिए आखिरकार एक राजनीतिक विवाह का सहारा लिया गया। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि इस बात का इशारा था कि दक्कन में अब शक्ति का संतुलन बदल रहा था। इस ढलते हुए साम्राज्य में उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आए
यज्ञश्री शातकर्णी। उन्हें इस वंश का आखिरी महान राजा माना जाता है। उनके सिक्के बहुत मशहूर हैं क्योंकि उन पर जहाज़ों के निशान मिलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी ताकत जमीन से ज्यादा समंदर पर लगा दी थी। तो सातवाहन राजवंश का अंत तो हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाने के बावजूद वे भारतीय इतिहास में इतने जरूरी क्यों हैं। सातवाहनों की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत भारत से नहीं बल्कि रोम से मिलता है। मशहूर रोमन इतिहासकार प्लिनी दी एल्डर ने लिखा था, रोम का सोना और चांदी भारत में लग्जरी सामानों के बदले बहा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सातवाहनों ने भारत को ग्लोबल ट्रेड के सेंटर में ला खड़ा किया था। तो ये दौलत आ कहां से रही थी? जवाब है व्यापार। दक्षिणापथ जैसे बड़े बड़े जमीनी रास्तों से माल बंदरगाहों तक पहुंचता और फिर जहाजों पर लदकर रोम चला जाता। साथ ही कृष्णा गोदावरी की उपजाऊ जमीन ने उनकी अर्थव्यवस्था को खेती का एक मजबूत आधार दिया, जिससे साम्राज्य और फलता फूलता रहा। लेकिन सातवाहन सिर्फ व्यापारी और योद्धा नहीं थे, वो कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने पहाड़ों को तराशकर कार्ले जैसे शानदार प्रार्थना घर बनवाए, अमरावती में स्तूप बनाने की कला को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, और शायद उनकी सबसे बड़ी देन थी एक ऐसी संस्कृति बनाना जहां उत्तर और दक्षिण की परंपराएं और बौद्ध और वैदिक धर्म सब एक साथ फल फूल रहे थे। तो कुल मिलाकर सातवाहनों की विरासत क्या है? राजनीतिक तौर पर उन्होंने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बीच एक पुल का काम किया। आर्थिक रूप से उन्होंने दक्कन को दुनिया के ट्रेड मैप पर ला दिया। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने आर्किटेक्चर और कला को एक नई दिशा दी, और सामाजिक तौर पर उन्होंने एक ऐसे समाज को बढ़ावा दिया जहां अलग अलग धर्म एक साथ रह सकते थे। वे सिर्फ राजा नहीं थे, वे एक पूरी सभ्यता के निर्माता थे। सातवाहनों की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि भारत का इतिहास सिर्फ गंगा के मैदानों में नहीं लिखा गया, बल्कि दक्कन के पठारों पर भी रचा बसा था। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में और कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां दबी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।